करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 24 दिसंबर 1945, पेज नंबर 192 193। खूब शीत पड़ेছে, बहुत ठंडी पड़ रही है। সিসি ঠাকুর ভোরে শয্যা ত্যাগ করে ताशुतेই अपेक्षा করছেন। सीसी ठाकुर भोर को शैया त्याग करके ताशु पर ही इंतजार कर रहे हैं। তার আনন্দ ঘন ব্যক্তি সত্তাকে কেন্দ্র করে সর্বদার তরে তার সান্নিধ্যে সতই এক অপার আনন্দলোক রচিত হয়ে আছে। उनके आनंद घन व्यक्ति सत्ता को केंद्र करके सर्वदा की तरह उनके सानिध्य में स्वतः ही एक अपार आनंद आनंद लोक रचित हुआ है। সেই আনন্দ রসে অভিষিক্ত হওয়ার অভিপ্সায় ভক্তবৃন্দ শীতের জড়তাকে উপেক্ষা করে প্রত্যুষে ছুটে এসেছেন তার কাছে। उसी आनंद रस में अभिषिक्त होने के लिप्सा में भक्तविंद्र शीत की यानी कि इस ठंडी की जड़ता को उपेक्षा करके सुबह सुबह ही भाग कर आए हैं उनके पास। सीसी ठाकुरों तादेर पे खुशी तो उच्छल हुए उठलें। सीसी ठाकुर भी उन्हें पाकर खुशी से उच्छ्वल हो उठे। धीरे धीरे शुरू हलो मधुर आलापन, धीरे धीरे शुरू हुई बातों के सिलसिले। शरद्दा जिज्ञासा करलेन, शास्त्रे बोले पुत्रार्थे क्रियोते वार्जा। शरद्दा पूछने लगे कि शास्त्र में कहा गया है पुत्रार्थे क्रियते वाहारिया, ताहले दाम्पत्य जीवने যৌন উপভোগের স্থান কোথায়? तो दाम्पत्य जीवन में यौन उपभोग का स्थान कहाँ है? सीसी ठाकुर, सुप्रजনের জন্য যৌন উপভোগের কোনো অসঙ্গতি নেই। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि सुप्रजनन के लिए यौन उपभोग का कोई असंगति नहीं है। सेल्फ कंट्रोल आत्मसंयम ना থাকলে उपभोगी হয় না। सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मसंयम न रहने पर उपभोगी नहीं होता है। उपभोग करते গেলে उपभोग्य বস্তুর ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। उपभोग करने के लिए उपभोग्य वस्तु के ऊर्ध्व में रहना होगा। সুপ্রজনন যদি কাম্য হয় তাহলে স্ত্রী চাহিদা ছাড়া সহবাস করা উচিত নয়। सुप्रजनन अगर काम्य है तो स्त्री की आग्रह के सिवाय सहवास करना उचित नहीं। তেমনতর সহবাস স্ত্রীর কাছে প্রীতিকর হয় না। उस तरीके का सहवास स्त्री के निकट प्रीतिकर नहीं साबित होती है। কারণ অনেক সময় তাদের साइकोलॉजिकल डिमांड, फिजियोलॉजिकल डिमांड, शारीरिक चाहिदा থাকে না। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी फिजियोलॉजिकल डिमांड यानी कि शारीरिक चाहिदा नहीं रहती है। একজনের কাছে প্রীতিকর না হলে তা কারো পক্ষে উপভোগ্য হয় না। एक के निकट प्रीतिकर न होने पर वो किसी के लिए भी उपभोग्य नहीं होती है। बलात्कारेर मतो है, ये कुछ बलात्कार जैसा होता है। উপভোগের মধ্যে আছে পারস্পরিকতা, परस्पर परस्पर के खुशी करे आरो खुशी हुए उठा। उपभोग में है पारस्परिकता, परस्पर परस्पर को यानी कि एक दूसरे को खुश करके और खुश हो जाना। এইভাবে স্ত্রীর আগ্রহ অনুযায়ী সেক্সুয়ালি एंगेज्ड सहवास होले ताते उपभोगो হয়, সন্তানও লাভ হয়। कुछ इस तरह स्त्री के आग्रह के अनुसार सेक्सुअली एंगेज यानी कि सहवास होने पर उसमें उपभोग भी होता है और संतान भी अच्छे होते हैं। স্বামী যদি ইষ্টনিষ্ঠ ও সদ্ভাবাপন্ন হয় এবং সে যদি স্বভাবতই হায়ার পারসুইট উন্নত চলন নিয়ে মত্ত থাকে তবে স্ত্রী তাকে তার প্রতি আনত করতে গেলে উন্নত ও পবিত্র প্রেরণা ও ভাবভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। अवश्य यदि से मनोवृत्तानुसारिणी स्त्री है। ठाकुर जी और कहने लगे कि स्वामी अगर इष्टनिष्ठ और सद्भावापन्न हो और वो अगर स्वाभाविक रूप से हायर परसुइट यानी कि उन्नत चलन लेकर मत रहे तो स्त्री उसे उनके प्रति आनत करने के लिए उन्नत और पवित्र प्रेरणा और भाव भंगिमा लेकर आगे बढ़ने में बाध्य होती है। लेकिन वो अगर मनोवृत्तानुसारिणी स्त्री हो तब স্ত্রী যদি ওই সময় স্বামীর দেবভাবকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারে তাহলে দৈবী ভাবাপন্ন সন্তানের আগমনের সম্ভাবনা থাকে। स्त्री अगर उस वक्त स्वामी की देव भाव को उद्दीपित करने में सक्षम हो तो दैवी भावापन्न संतान का आगमन का संभावना रह जाता है। আবার যারা সংযত উন্নত ভাবাপন্ন তারা স্বভাবতই বিরেইল বীর্যমান হয়ে ওঠে।
और जो साधारण तौर पे संयमित और उन्नत भावापन्न होते हैं, वो स्वभावती यानी कि स्वाभाविक रूप से विराइल यानी कि वीर्यवान होते हैं। এর ভিতর দিয়ে উভয়েরই যে স্যাটিসফ্যাকশন তৃপ্তি হয়, অসংযত ডেবিলিটেটেড দুর্বল যারা, তারা তার কল্পনাও করতে পারে না। इसके द्वारा दोनों को ही जो सेटिस्फेक्शन यानी कि तृप्ति मिलती है, असंयमित और डेबिलिटेटेड यानी कि दुर्बल जो है, वे इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। কাম অভিভূত যারা, তারা কামকে রাইটলি হ্যান্ডেল ও এনজয় ঠিকভাবে পরিচালনা উপভোগ করবে কিভাবে? जो काम वशीभूत है, वे काम को राइटली हैंडल और एंजॉय यानी कि सही तरीके से परिचालना और उपभोग किस तरह करेगा? आर्य मते तारा गार्हस्थ आश्रम में प्रवेशर अनुपयुक्त। आर्य के मत के अनुसार वे सभी गार्हस्थ आश्रम में प्रवेश के अनुपयुक्त है। কারণ গৃহস্থ হয়ে তারা সুসন্তানের জন্ম দিতেও পারবে না, সুনিयंत्रित दाम्पत्य जीवनों যাপন করতে পারবে না। क्योंकि गृहस्थ होकर वे सुसंतान को जन्म भी नहीं दे पाएंगे और सुनियंत्रित दाम्पत्य जीवन भी ठीक तरीके से निर्वाह नहीं कर पाएंगे। এটা ঠিক জানবেন, মেয়ে মুখ কাमुक पुरुष के मेरा কখনো শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। ये ठीक तरीके से जान लीजिए कि नारी मुखी कामुक पुरुष को नारी कभी भी श्रद्धा के नजर से नहीं देखती है। और এই অশ্রদ্ধা থেকে নানা গোলমালের সূত্রপাত হয়, और इसी अश्रद्धा से ही विभिन्न प्रकार के गड़बड़ी की सूत्रपात होती है। তাই পুরুষ ইষ্টনিষ্ঠ না হলে তার বিয়ে করবারই অধিকার হয় না। इसीलिए पुरुष इष्टनिष्ठ न होने पर उसे विवाह करने का अधिकार नहीं होती है। এই সব কথা সমাজে খুব ভালো করে ছড়ানো লাগে। ये सारी बातें समाज में बहुत अच्छी तरह से फैलाना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने आज के अंश का जो है आलोचना प्रसंग के पाठ के अंश का बंगाली में पाठ किया और उसका जो है प्रॉपर और सही ढंग से जो है हिंदी में उसका अनुवाद किया। और आपका जो अनुवाद करने का जो भाव है, लगता है कि हम लोग जो है ठाकुर जी के साथ पावना में हम लोग भी बैठे हैं, ऐसा एहसास होता है दादा। तो मैं आपको सभी उपस्थित दादा माँ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज का जो प्रसंग है बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है, मैं उसका कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर देता हूँ। यहाँ पर जो है शरद हालदार दा ने क्वेश्चन किए हैं, एक संस्कृत सेंटेंस से किए हैं, पुत्रार्थ क्रीते भारजा, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी ग्रहण की जाती है। तो उसमें जो है दाम्पत्य जीवन में सेक्सुअल एंजॉयमेंट का स्थान कहाँ पर है? ठाकुर जी से क्वेश्चन पूछते हैं तो ठाकुर जी बोलते हैं कि इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, सुप्रजनन और सेक्सुअल एंजॉयमेंट कोई विरोध नहीं, ठाकुर जी बोलते हैं। बट वहां पर जो बोल रहे हैं कि वहां पर जो है संयम सेल्फ कंट्रोल न हो तो उपभोग भी संभव नहीं है। और उपभोग करने के लिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है, उपभोग करने के लिए भोग्य वस्तु से ऊपर रहना पड़ता है। यदि सुप्रजनन वांछनीय है तो पत्नी की इच्छा के बिना सहयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा सहवास पत्नी को इच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई बार उनके पास फिजियोलॉजिकल और नहीं होती है, डिमांड नहीं होती है। यदि किसी एक के लिए यह सुगत न हो तो वह किसी के लिए भी उपभोग नहीं होता है, यह लगभग बलात्कार जैसा होता है। तो इतना कहने के बाद जो यही आज का विषय वस्तु है। तो आज हमारे साथ उपलब्ध हैं श्रद्धेय डॉक्टर एन कुमार सीधा, जो वरिष्ठ एसपीआर हैं मुजफ्फरपुर से। वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड एचओडी रह चुके हैं और बहुत स्प्रान दादा हैं। और तो मैं उनको अनुरोध करता हूं कि दादा आप इस विषय वस्तु पर लगभग 20 मिनट तक आलोचना करें। जय गुरु, जय गुरु। आवाज आ रही दादा? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है दादा। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमरकृत उत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम
प्रणय प्रमत्ति याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्य पुरुषम। परम प्रेम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि से प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री बौर माँ के चरणों में कोटि से प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बौर दा के चरणों में कोटि से प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव के चरणों में प्रणाम। परम पूजनीय अवीन बाबू के चरणों समस्त इस परिवार के चरणों में कोटि से प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक देवता, ठौर बंजाधारी धैर्यो याजक, सत्ता प्रेमी भक्तगण, माताएं, सबको मेरा सारा आनंद जय गुरु। ठाकुर जी ने प्रार्थना की जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी, सबका सर्वविध मंगल हो। हम सब लोग ठाकुर को लेकर चलें, बचे बढ़े आनंद में रहें। आज जो विषय है, मैं तो ज्ञानी गुणी हूँ नहीं, बंगला जानता नहीं हूँ, ठाकुर का सब साहित्य बंगला में ही है, लेकिन जो कुछ सुनने का मौका मिला है, विभिन्न जगह से जो कुछ पढ़ने का मौका मिलता है, पर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो ठाकुर जी 3 बातों पर अधिक गुरुत्व दिए हैं: दीक्षा, शिक्षा, विवाह, जिसमें विवाह सबसे महत्वपूर्ण है। और दीक्षा यदि आरंभ में नहीं होगी, उसके अनुरूप शिक्षा नहीं होगी, तो विवाह का जो उद्देश्य है वह कैसे परिपूरित होगा, कैसे सफल होगा। तो क्योंकि विवाह के समय ठाकुर कहे कि विवाह, अभी जो हम लोग पढ़े, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, तो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि विवाह का 2 ही प्रधान उद्देश्य है। एक है सुसंतान प्राप्ति और दूसरा है उद्वर्धन। तो सुसंतान प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। यदि सुसंतान लाभ नहीं होता है तो विवाह सिद्ध नहीं होता है। तो सुसंतान लाभ, उद्वर्धन, उद्वर्धन है उत्स की ओर बढ़ना। तो उत्स कौन है? सबके उत्स परम पिता है। तो ठाकुर जी के इस मुखी यदि पुरुष नहीं है, इस अर्थात प्राण, तो विवाह करने का उसका अधिकार नहीं है। जो इस मुखी हम रहेंगे, इस प्राण रहेंगे, तभी जो ठाकुर कहे जो ऊपर उठ के रहना होगा, ऊर्ध में रहना होगा। तो इस समय यहाँ पर रहेंगे तभी पुरुष ऊपर उठ के रह सकते हैं। और जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तो श्रद्धा नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा पत्नी का पति के प्रति, तो वो आनंद कैसे आएगा, तो ऐसा संतान कैसे आएगा। एक हम किताब पढ़े थे, उनका नाम तो याद नहीं है, एक बहुत बड़े साधक थे, देश में हुए हैं। वो 2 भाई एक बहन थे। दोनों भाई महान साधक हुए, उनकी बहन भी महान साधिका हुई। उनके पिताजी रेलवे में नौकरी करते अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। तो किताब हम पढ़े, हम एक बार इलाहाबाद गए थे बच्ची की परीक्षा दिलाने, उसी में किन्हीं के पास था, तो लेकर हम उतना देर पढ़ते रहे। तो उसमें देखे कि वो लिखे हुए थे कि उनकी बहन उनको बताई थी, अपने भाई को, और उनके बहन को उनकी माँ बताई थी कि वे दोनों पति पत्नी उतनी ही बार मिले जितने संतान थे। तो 303 ही बार मिले और तीनों महान साधक साधिका हुई। तो ठाकुर जो कह रहे हैं कि इस मुखी होकर रहने के चलते, आदर्श मुखी होकर रहने के चलते, तब वह प्रस्तुति में आ सकते हैं, वैसा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और एक सुन रहे थे, एक जगह एक दिन एक दादा बोल रहे थे कि ठाकुर जी की जब शादी हो गई, बर्मा की शादी हो गई, एक बार बर्मा ठाकुर जी से निवेदन की कि हमको आपके जैसा संतान चाहिए। तो ठाकुर जी बर्मा से बोले कि माँ से कहो, माँ से निवेदन करो। तब बर्मा माँ से निवेदन करने में उनको संकोच हुआ, चाहती नहीं कर पाई, लेकिन माँ भी सब कुछ जानती थी। तो माँ ही ठाकुर जी से कही, हमको एक तुम्हारे जैसा पौत्र चाहिए, मेरा मन नहीं लगता है। तब बरदा की बर्दे धरती पर आए। तो सब तो करके ठाकुर जी दिखाए हैं कि कैसे श्रद्धाभाव होगा, कैसे सुख का प्राप्त होगा। एक ऋतिक दादा मुजफ्फर में थे, गगनदेव प्रसाद दादा, जो अब नहीं है, वो हमको एक बार बताए थे, और कहाँ वो पढ़े थे हम नहीं जानते हैं, कि ठाकुर जी और बर्मा को जो मिलन हुआ उतनी ही बार जितने संतान थे। वो जो हम पढ़े थे उसकी परिपुष्टि यहाँ भी हो रही है। जैसे हम लोग कुमार संभव पढ़े थे, कुमार संभव के 5म सर्ग में है कि 4थे सर्ग में काम का दहन होता है,
उससे पहले पार्वती जी अपने सौंदर्य के बल पर चाहती थी कि वहां शिव को हम प्राप्त करें, उसके लिए सब प्रयास किए। कामदेव भी उनको उसमें सहयोग किए, और कामदेव के सहयोग से थोड़ा कुछ क्षण के लिए विचलित हुए भगवान शिव, उनकी दृष्टि खुल गई, तीसरे नेत्र, काम का दहन हो गया। तब इनको एहसास हुआ कि हम जिस बल पर, जिस माध्यम से उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उस माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। तब वो तपस्या की ओर बढ़े हैं, और तपस्या, घोर तपस्या करके तब भगवान शिव को प्राप्त किए हैं। और शिव चूंकि इस मुखी रहते थे, माँ पार्वती शिव मुखी रहती थी, तब गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे संतान का उद्भव हुआ। और नारी नीति में पढ़े एक जगह, ठाकुर जी सुसंतान जनन, अपनी निष्ठा, अनुरक्ति, भाव और भक्ति से अनुरंजित होकर अपने स्वामी को सत्य और सुस्त भाव से उद्दीप्त करके यदि अपनी ओर आनत कराओगी, वही है इसका प्रकृष्ट लक्षण कि तुम सत्य, सुस्त और दीप्तिमान संतान की जननी बनोगी। संदेह नहीं, शास्त्र में सुसंतान लाभार्थ याग, यज्ञ, क्रिया, कर्मादि का उद्देश्य भी यही है। तो सुसंतान लाभ के लिए पूर्व से जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यज्ञ करना, याग करना और जो कार्य हम करते हैं उसके पर, उसका उद्देश्य वही है। तो ठाकुर जी की जो हमारी धारा है उसी को संकेत कर रहे हैं कि जो कुछ हमारे पहले से है, ठाकुर जी अब उसको आचरण में ला करके, व्यवहार में ला करके प्रैक्टिकल बोध करा रहे हैं। आगे है कि अभिगमन में श्रद्धा और सज्जा, स्वामी के निकट सुसज्जित होकर, सुभाव और चिंता परायण होकर, श्रद्धा और अभिनिवेश सहित उनके अभिगमन करने की रीति ही कह देती है स्वामी किस रूप में उद्दीप्त और तुम में अनंत होने पर सुसंतान लाभ होता है। और यह सुप्रजन की एक प्रधान धारा है। तो सुप्रजन के लिए जब तक उस परिस्थिति, उस अवस्था पे हम नहीं रहेंगे तो आनंद कैसे आएगा, और जो लाभ कर कैसे लाभ करेंगे। इसलिए तो हम सब ठाकुर का जो नीति विधि है, जो उन्होंने विधि नियम दिए हैं, उसको सम्यक पालन किए हुए उस अवस्था में हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। उसमें उसके सब के लिए वही नियम है कि ठाकुर जो नीति विधि दिए हैं उसको यदि हम सम्यक पालन करेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तो हम सब लोग उस अवस्था में आएंगे और तब उसका लाभ उठा पाएंगे। जब तक वैसा नहीं कर पाएंगे उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए ठाकुर दीक्षा, शिक्षा दीक्षा दे दी, ईयरली होगी, 12 वर्ष अवस्था में होगी, और उसी अनुरूप शिक्षा होगी। पहले के जमाने में, प्राचीन काल में सब ईयरली स्टेज में जाते थे गुरु के पास। गुरु के पास ट्रेनिंग, हर तरह की शिक्षा होती थी, और उतने दिनों तक शिक्षा लेकर के तब गृहस्थ जीवन प्रवेश करते थे। तो उसके बाद उस ढंग का जीवन सरल होता था, तब उस रिजल्ट हम पाते थे। तो आज परिस्थिति तक छिन्न भिन्न हो चुकी है। कहते हैं कि एक दूसरे के भाव में रहने पर ही, एक पत्नी की इच्छा के पर ही मिलना है। तो वहाँ की इच्छा कब, वैसा हम कब बन पाएंगे? जब इष्ट मुखी रहेंगे, आदर्श मुखी रहेंगे, उनको लेकर चलेंगे, इस बात को समझेंगे, जानेंगे, तो हम अपने को उस स्तर पर ले जा सकते हैं, तब उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए अभी जो ठाकुर कहते हैं कि घर घर जाने के लिए, अपने उस समय कहते थे ठाकुर जी घर घर जाने के लिए, और आज भी आचार्य देव, अमीर बाबू हम लोग को घर घर भेज रहे हैं। तो घर घर भेजने का क्या तात्पर्य है कि घर घर जाकर ठाकुर की इन सब बातों की चर्चा हो कि कैसे विवाह होना चाहिए, कैसे सुसंतान लाभ होगा। क्योंकि हम जो जानते हैं उसको जब फैलाएंगे तब सब जानेंगे, तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा। जितने ही लोग समझेंगे, जितना ही प्रयोग में आएगा, उतना ही रिजल्ट आएगा। और जब तक यह नहीं होगा तो जो जीवन जिस उद्देश्य से हम लोग धारण किए हैं, उसका सर्वाधिक लाभ लेना है, वो नहीं हो पाएगा, उस स्तर तक हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम सबका है कि ठाकुर की नीति विधि को अपने जीवन में उतारते हुए इस पथ पर चले, और ठाकुर के जो कुछ हम जानते हैं, जो जितना हम जाने हैं, समझे हैं, उसकी हम चर्चा करें चारों ओर, जिससे कि सब लोग इस विषय को जाने। सबसे महत्वपूर्ण विषय है समाज में, इस पर सब कुछ आधारित है।
ठाकुर विवाह का है जीवन और जनन और दोनों आधारित है। तो जीवन के लिए भी जब कैसे सुस्त स्वस्थ रहेंगे, दीर्घकाल तक रहेंगे, कैसे सुसंतान लाभ होगा, तो जब तक ये दोनों सिद्ध नहीं होगा तब पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन कैसे सुंदर होगा। तो ठाकुर इसीलिए हम लोगों का भी डीपी वर्क का भी उद्देश्य यही है कि हम घर घर जा करके ठाकुर की बातें बोलें, सब लोग ठाकुर को समझे, जब परस्पर उस ढंग का जीवन संबंध हम लोगों का आपस हो, उस ढंग से हम लोग समझ सके, उस स्तर पर जा सके। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बहुत गलती यहाँ जो हो रही है अभी नहीं जानने के चलते, हम आप नहीं जानते रहे, उसका लाभ नहीं उठा पाए। आज आने वाले युवक जो हैं वो नहीं जानते हैं, तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे। तो उसका दायित्व तो हम सभी लोगों को है कि हम सब लोग जब तक इस बात को फैलाएंगे नहीं, तो ठाकुर जी की जो इच्छा है वो कैसे पूरी होगी। तो हम तो ठाकुर कह रहे हैं, तुम अपने अपने परिवार, देश और देश के वर्तमान भविष्य के उत्तरदायी हो। तो हम सब कुछ का हम लोग का उत्तरदायित्व हम लोग के कंधे पर है। तो बाकी लोग तो नहीं जानते जब मैं क्या उत्तरदायी थे, हम सब लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि ठाकुर से की वाणियों को पढ़े हैं, समझे हैं, जाने हैं। तो हम लोग को यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट यदि समाज में नहीं मिलेगा तो उसका लाभ हानि हमको भी उठाना होगा। यदि किसी को क्षति होती है, उसका लाभ ना होता, हम जानते हैं, हम नहीं कह पाए, उसका तो दायित्व हमारे कंधे पर भी है। उसका तो किसी न किसी प्रकार का प्रभाव हम लोग के जीवन पर आएगा ही। इसलिए हम सब लोग को इस विषय को अपने जीवन में, परिवेश के जीवन में कैसे उतरे, इस पर ठाकुर होने की जरूरत है। ठाकुर की रीति विधि को पालन करेंगे तभी हम उस स्तर पर जा पाएंगे, तभी हम इस पलायन हो पाएंगे, तभी ठाकुर को लेकर चल पाए रहेंगे, तभी हम वैसे भाव में आ पाएंगे। ठाकुर आचार्य देव का बोल रहे थे, सुन रहे थे कि आप माँ लोगों के लिए आप क्या चाहती हैं कि आपके पति संसार में फैले कि आपका होकर रह जाए। यदि जैसे बालू का राशि को मुट्ठी में लेते हैं तो सब निकल झड़ जाता है। यदि पति को यदि आदर्श परायण बनाएंगे, ठाकुर मुखी बनाएंगे, जो उनके कार्य में लगे रहे, तो आपका जीवन दीर्घ काल तक सुंदर रहेगा। यदि आप चाहेंगे कि उनको आत्ममुखी बना ले, तो उसी तरह जैसे बालू मुट्ठी में से निकल के झड़ जाता है, वैसे ही जीवन झड़ जाएगा। तो सब के लिए तो सब कुछ उसी में निहित है। जब तक हम ठाकुर के निर्देश नहीं पालन करेंगे तब तक हमेशा बन नहीं पाएंगे, और जब तक बनेंगे नहीं तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, हम कैसे जीवन उतार पाएंगे। ठाकुर धरो करो बनो पाओ, तो ठाकुर जी को हम धरे हैं, धारण किए हैं, अब हम लोगों को उनकी हम सब लोग करते चलेंगे उस पद पर, तब वैसा लाभ होगा। करेंगे तब हम बन जाएंगे, तब उसका जो रिजल्ट है वो हम मिलेगा। लेकिन उसके लिए दीक्षा जरूरी है। 12 वर्ष में दीक्षा नहीं होगी, उस समय से नहीं चालू होगा, तब तक यह लाभ नहीं हो पाएगा, उस स्तर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आज भी देखते हैं जो तीसरे जनरेशन में जो संतान आ रहा है, जो ठाकुर से युक्त है, उसमें और की तुलना में बेहतर संतान कैसे आते हैं। तो जितना ही पालन हुआ है ठाकुर की निधि विधि का, उसका रिजल्ट आ रहा है। यदि ठीक से उसका पालन होगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा। ठाकुर परिवार में ऐसे संतान क्यों आ रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते, हम सब जानते हैं। हमारा आपका जन्म जानते हैं, अतीत भी, वर्तमान भविष्य भी जानते हैं। क्यों? तो वो लोग ठाकुर की जो नीति विधि है उस को अपने जीवन में उतार रहे हैं, सब लोग उस स्तर पर चल रहे हैं, तब वह जानते हैं। तो हम भी कैसे जानेंगे? वही नीति विधि तब वो लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी करना है। तो चूंकि हम लोग उस मनोभाव से, उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उतार पा रहे हैं, उसको जब उतार कर चलेंगे तब यह कार्य पूरा हो जाएगा, यह सिद्ध होगा। अभी सबसे गड़बड़ी समाज में है, विवाह व्यवस्था जो ध्वस्त हो गया है। कितने लोग हैं जब अपने लड़की की शादी इस उद्देश्य से करते हैं, सुसंतान लाभ हो, हमारा वैसा पौत्र हो, वैसा दौहित्र हो। कितने लोग विचार करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्योंकि वो जानते नहीं है, उनका ध्यान ही और दूसरी ओर है। सांसारिक जो और वस्तु है उसकी ओर ध्यान है, उस प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है जिसके लिए हम जितना हम उपार्जन कर रहे हैं जीवन में, जो कुछ कर रहे हैं उसी संतान के लिए कर रहे हैं कि उसका जीवन ढंग से सुंदर हो। तो जब तक वो सुंदर व्यक्तित्व वाला नहीं आएगा, जैसे
वैसा व्यक्ति नहीं बनेगा तो सामग्री से जीवन कैसे सुंदर होगा। इसलिए हम सब का दायित्व है कि ठाकुर की नीति विधि को पालन करते हुए अभी जो दायित्व है डीपी वर्ग में, उसमें चल करके इन विषयों पर ठाकुर विवाह कैसे करना चाहिए, कैसे सुसंतान लाभ होगा, कैसे कुसंतान लाभ होगा, यह सब की चर्चा होनी चाहिए सब जगह। दीक्षित सबके पास जो जाने तो कम से कम सुनेंगे, तो जितने लोग चाहेंगे ध्यान देंगे, आकर्षित होंगे, तो जितना ही ध्यान जाएगा उसके प्रति तो उस ढंग से चल कार्य होगा तो उसका रिजल्ट आएगा। तब हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे, क्योंकि ठाकुर के कार्य हम कुछ किए तब ना हमारा जीवन सार्थक। धरती पे हम आए हैं उनका कार्य करने के लिए, हमको मिल गए हैं, हम लोग का परम सौभाग्य है कि वो मिल गए हैं, उनके अनुसार हम लोग को चलना है। कल ही एक दादा का हम अति सुन रहे थे याजन, उसमें बोल रहे थे प्रफुल्लदा के बारे में कि प्रफुल्लदा ठाकुर जी के पास 1943 में आए, हर समय ठाकुर पास रहते थे। एक दो ठाकुर के भक्त के प्रति उनके आचरण को देख करके, व्यवहार को देख करके इनका मन दुखी रहता था। तो कुछ दिन तक शांत रहे। एक दिन ठाकुर जी से बोले अमुक अमुक के संबंध में कि वो ऐसा ऐसा करता है। तो ठाकुर जी कहे कि वो तो ठीक है, लेकिन वह भजन बहुत सुंदर सुनाता है, बहुत सुंदर गाता है। तो उनका जो विशेष वैशिष्ट था उसको ठाकुर जी उनके सामने रखे, कहे जे जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब परम भाग्यशाली है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा बन रहे हैं, जो भी ठाकुर को ग्रहण कर लिए हैं सब में चेंज हो रहा है। कहे बोल रहे थे कि हम युक्त हुए हैं, ठाकुर नियम कर रहे हैं, हम लोग को कुछ गलती करते, जहाँ भी कुछ करते हैं हो जाता है हमसे गलती आपसे, तो हम लोग को ध्यान में आता है हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह चिंतन जो हम लोग के मन में आता है वही हम लोग को सुधार कर रहा है, सुधार करेगा। यही ठाकुर जी कहना है कि जो युक्त हो गया है, जो चल रहा है, वो सब में चेंज हो रहा है, सब बन रहा है। इसलिए किसी का कु नहीं देख रहा है प्रफुल्लदा को, उसके कु को मत देखो, तुम बहुत नीचे पीछे चले जाओगे, क्योंकि सब बन रहा है। तो हम सब लोग जितने लोग युक्त हैं ठाकुर जी से, कोई पीछे नहीं जा रहे हैं, हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जितना कर मारना है, यदि हम इस बात को जान जाएगी, जितना करेंगे उतना हम बनेंगे, तो हम सब लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम सब लोग का परम दायित्व है कि हम सब लोग ठाकुर के जो नीति विधि है उसको परिपालन करें, जिससे कि समाज सुंदर हो सके। व्यक्तिगत जीवन जब तक सुंदर नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसे सुंदर होगा। व्यक्ति है तब दंपति है, तब परिवार है, तब समाज है। तो व्यक्ति जीवन, व्यक्ति हम अच्छा बनेंगे तब दंपति अच्छा बनेंगे, तब दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा, और दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा तब जो सुसंतान का लाभ होगा, जब सुसंतान लाभ होगा तब परिवार सुंदर होगा। इसलिए हम सब लोग परम पिता की जो दया हम पर है उसका उपभोग करते हुए चल करके अपने को सार्थक करें, परिवेश को सार्थक करें। अभी जो समाज में फैल रहा है, जो दुर्गति की ओर बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने में हम लोग सहायक हो पाए। क्योंकि एक बार पटना के ओम प्रकाश दा गए थे आचार्य देव के पास, आचार्य देव बोले थे कि ओम प्रकाश दा, पूरे समाज को, सभी युवकों को आप लोगों को ही ठीक करना है। तो ओम प्रकाश दा बोले कि दादा अब तो स्कूल में भी भांति भांति की दवा और सब युवक खाने लगा, हम लोग सीमित हैं, कैसे ठीक कर पाएंगे, हम संभव है हमसे क्या, हम लोगों से। आचार्य देव चुप रह गए। अगले दिन आचार्य देव राजू दा से बोले कि राजू दा, ओम प्रकाश दा से कह देंगे कि पांडव 5 ही था और पूरे विश्व विजय किया, क्यों, उसके साथ श्री कृष्ण थे। तो आप लोगों के साथ भी ठाकुर हैं, इसलिए आप लोग सब कर पाएंगे। तो हम सब लोग से आचार्य देव क्यों कह रहे हैं कि सब सामर्थ्य हम लोगों में है, क्योंकि हम लोगों के साथ वो हैं। तो हम लोग जब बढ़ेंगे आगे तो हमको शक्ति मिल जाएगी, बुद्धि मिलती जाएगी, हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएंगे, अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे, परिवेश को सार्थक कर पाएंगे। यही कह के वाणी को विराम देता हूँ। हमको जो कुछ
समझ पाए अच्छा या खराब, उसको हम आपके सामने रखे। जो भूल त्रुटि है उसके क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो है आज के विषय वस्तु को जो है बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया, और आपके कहने से जो है यही मतलब है कि जो जो भी ठाकुर जी की बातें हैं यहाँ पर जो है, जैसे दाम्पत्य जीवन, सेक्सुअल लाइफ और सुसंतान, वही टॉपिक है आज का। तो उसको वो कैसे परिपूर्ण होगा, तो उसके लिए जो है शिक्षा दीक्षा विवाह जो है दीक्षा टाइम पे होना चाहिए, वही जरूरी है। जब तक हम लोग, और उसके लिए जो जब तक हम कोई इससे नहीं जुड़ते हैं तब तक ये जो रूल है ये सब समझ में नहीं आएगा और हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर दादा। इसमें वही आज जो मैं कुछ एक दो लाइन बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। ये मनुष्य में ही जो है ना कि जो सेक्सुअल लाइफ जो है वो किस तरह से जीते हैं, और अब वही आप जो जो नेचर में देखिए, नेचर क्या बोलता है। जैसे आप देखेंगे जानवरों में, है ना, किसी भी जानवर को फॉलो कीजिए आप, तो जो है जो भी मेल पार्ट है वो अग्रसर नहीं होता है। फिर जब तक फीमेल पार्ट अग्रसर नहीं होता है तब तक मेल पार्ट एक्टिव नहीं होता है। यही देखने में आता है। आप देखिए गाय में, देखिए कोई भी बड़े बड़े जानवर जो है, बाघ शेर चीता में देखिए, तो ये गुण वहां पाया जाता है। ऐसे भी हम लोग, पता नहीं, राजा महाराजा का जब हम लोग जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल में जाते हैं, तो वहां पर जो है बताया जाता है कि राजा निवास है और रानी निवास है। मतलब राजा का निवास अलग रहता था, रानी का निवास अलग रहता था। और जब तक रानी की अनुपत्ति नहीं होती थी तब तक राजा नहीं जाते थे रानी के पास, ऐसा था। तो यही बात है। तो ये नेचर यही बोल रहा है पौराणिक। जब नेचर बोलता है तो मनुष्य जीवन में भी जो है वही फॉलो होना चाहिए। जब तक जो है पत्नी का अनुमति ना हो, पत्नी इच्छुक ना हो, तब तक जो है पति का जो है सहवास नहीं होना चाहिए। तो इसी को जो है रेप की संख्या, रेप के इसमें कैटेगरी में डाला गया है, बिना अनुमति का। तो यही सब बातें हैं दादा। तो मैं आज के जो नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय गोविंद लोनकरदा से अनुरोध करता हूं कि दादा आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें विषय वस्तु पे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज हमारे प्रोफेसर विजयदा ने कल मेरे को बोला, दादा आपको बोलना है, तो पता नहीं था, विषय मालूम नहीं था, लेकिन आप बुजुर्ग है, आपको बोलना है। तो जो आज का विषय वस्तु हमारे हमेशा की तरह सूरजदा ने बहुत सुंदर भाव से बांग्ला हिंदी किया है। उसके बाद मेरे पहले हमारे पूर्व वक्ता जी है, हमारे डॉक्टर अनिल कुमार जी, उन्होंने भी बहुत सुंदर भाव से ये आज का विषय पर रसग्रहण किया है। अभी क्या बोलना है क्या नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा एक विषय, संवेदनशील महत्वपूर्ण विषय, और विजय ने मेरे को चुना है, पता नहीं क्या बोलूँगा, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तो इस जो विषय है, सुसंतान के लिए शादी करना ही चाहिए क्या, इसके बारे में जो विषय निकला है बहुत सुंदर विषय और महत्वपूर्ण भी है। लेकिन मैं थोड़ा, मेरा जो अनुभूति मेरा लाइफ में, जो पहले ज़माने में जब 60-70 पचास पहले जो एक परिस्थिति था शादी करने का या लड़की चुनने का, और वो टाइम में इतना आबादी भी नहीं था, और जो बुजुर्ग हमारे घर में थे, बड़े लोग, उनके रिलेटिव सब, वो सोचते थे कि अपना बेटा अभी शादी करना चाहिए, तो लड़की कैसा होना चाहिए, वो सब विचार करते थे। वो जो लड़के को चॉइस नहीं था। तो मेरा भी ऐसा ही 2-3 जगह मैं देखा, और तो चौथी बार मेरे अभी जो मेरा हमारी लोनकर माँ है, तो मेरी पिताजी की बहन और वो लोनकर माँ का परिवार, वो ऐसा नज़दीक रहते थे, और उनका बातचीत अच्छा गरोबा था, जाना आना था। लेकिन पता नहीं, उन्होंने पूछा कि हमारे भाई का एक लड़का है, पुणे में कुछ फैक्ट्री में काम करता है, तो मेरा मन में है कि आपका लड़की। तो वो टाइम फिर मेरे को पिताजी बोले कि आपको लड़की देखने को जाए। सब हम पिताजी सब ये बड़े लोग रहेंगे तो हम उधर क्या खाली देखेंगे और चुप बैठेंगे ना, कुछ ना, ऐसा नहीं था।
कि आप पूछो, ऐसा कुछ नहीं। तो बड़े लोग ही पूछते, और वो एक रीत भी अच्छा था, क्योंकि ये जो बुजुर्ग लोग थे सब सोच के, वो उनका खानदान कौन सा गोत्र है वो सब देख के ही करते थे। वो एक चॉइस नहीं था, लेकिन वो अ, अच्छा सोचते थे। ऐसा मेरा एक सौभाग्य प्राप्त हो गया, ऐसा घर में जो मेरे लोनकर्मा का बहुत सुशिक्षित परिवार वो टाइम का, उनका बड़े वो सभी भाई लोग डॉक्टर, इंजीनियर सब वो थे। और खाली लोनकर्मा का वो टाइम में क्या था कि लेडीज़ को ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो बाद में शादी होके खाना पानी बनाएँगी हाउसवाइफ़ करके। तो इसलिए हमारा लोनकर्मा भी तकदीर ऐसा हो गया, 7th स्टैंडर्ड से उसको निकाल दिया था। और बहुत अच्छा वो उधर से स्कूल था, लेकिन पता नहीं उस ज़माने में, लेकिन अ, उसका तकदीर उतना ही था। और मेरा भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ, मेरा भी घर का प्रॉब्लम था कि आर्थिक, तो पिताजी ने ज़्यादा, मैं भी 11वीं वो टाइम किया 1964। और बाद में क्या होता है, पहले टाइम जब आप किधर बाहर जाते तो खाना-पीने का प्रॉब्लम था, जब माँ-पिताजी बोलते कि शादी करो, उनको ज़्यादा सर्विस लगा के शादी कर देते। वैसे ही मेरा 22 साल और मेरा हमारे लोनकर तो 16 ही साल था, 6 साल का हमारा डिस्टेंस था। तो ये जो है, ठीक है, वो टाइम तो हम दीक्षित नहीं भी थे और ठाकुर का भी, और ये कुछ पता भी नहीं था। और वो टाइम में ये जो आज को जो मीडिया है, जो आज हम आजकल देख रहे हैं, जो सेक्सुअल लाइफ का जो आज जो मीडिया इतना खराब कुछ बचपन से बच्चे लोग देखते हैं, उसका परिणाम ये सेक्सुअल लाइफ में बहुत हो रहा है। वो टाइम ऐसा नहीं था। अगर हमारे को लेडीज़ लोग या बचपन से लेके, लेकिन वो पूरा बदन ढक के रहती थी। उनका सिर पे जो पदक बोलते हैं पल्ला, वो कभी निकलता नहीं था। और वो जो ये जो संस्कृति पहले था, वो देखने का तरीका भी ऐसे एकदम अभी देखो, जो देख रहे हैं हम बाहर निकलेंगे तो बहुत कठिन है। हमारा मन चल-बिचल होता है, ऐसा आज वातावरण है। लेकिन वो टाइम ये था, आबादी भी ज़्यादा नहीं था और ज़्यादा लोग एक प्रेम भाव से जो देखने का तरीका था लोगों का भी, क्योंकि एक संस्कार ही ऐसा था। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे आज तीसरी पीढ़ी चल रहा है, लेकिन जो संस्कार वो जो है, कि मेरे को कैसा रहना का कैसा बोलना चाहिए, ये जो तब से मैं देख रहा हूँ, तो कि मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे माँ-पिताजी जो सोचा उन्होंने, जिसके साथ शादी किया, थोड़ा इधर-उधर सब कभी एक अलग कुटुंब से एक जब लड़की दूसरा घर में जाती है, तो वो भी उधर एडजस्ट होना भी बहुत मुश्किल रहता है। कभी-कभी उनका घर में जो रहता है और इधर मिलना ही उनका एक लेडीज़ का, मैं बोलता हूँ, एक बहुत परीक्षा रहता है। लेकिन विशेष करके वो टाइम ज़्यादा इतना शादी अभी पहले प्री वेडिंग भी चालू रह रहा है, तो इसका आज हम देख रहे हैं क्या, लेकिन वो टाइम प्री वेडिंग तो छोड़ो, हमारे शादी में हम 4-5 महीना बाद भी नहीं होता हमारा, मेरा तो लोनकर मास। तो ये वो ज़माना था वो टाइम। तो ये एक अच्छा था वो, क्योंकि एक समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, उसके कारण जो संतान भी होता था। जैसा हम खेती में कुछ बीज डालते हैं, खेती अगर अच्छी तरह उसको ये करेंगे तो वो बीज भी अच्छा निकलता था। वो टाइम से अ, मैं देख रहा हूँ कि हमारा भी वो टाइम खान-पान अच्छा था दोनों का, लेकिन वो जो हमारा संतान हुआ बाद में, 2 लड़की होगा, वो लड़की का भी अब लड़के देख रहे हैं, तो एक सदृष्ट, एक सुंदर ऐसा संतान प्राप्त हुआ। और जैसे ठाकुर बोले कि अगर वो इधर सवाल किया है कि अगर हम खाली संतान का को जन्म देने के खाली सेक्सुअल लाइफ कर सकते हैं क्या? तो इसको एन्जॉय नहीं कर सकता? ठाकुर बोले ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके ऊपर लिए ठाकुर बोलते हैं कि आपके मन को कंट्रोल होना चाहिए। जो कंट्रोल जो है वो रहेगा तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं रहेगा तो आज हम देख रहे हैं कि उसके कारण इतना झगड़ा होता है, डिवोर्स होता है। हस्बैंड को लगता है कि अरे मैं वो चाहता हूँ और वाइफ ना साथ नहीं देते, तो जो ठाकुर भी अगर जो लेडीज़ है, वो उनका कुछ शारीरिक प्रॉब्लम, कुछ मानसिक प्रॉब्लम रहेगा तो हम अगर ज़बरदस्ती करेगा तो कैसे चलेगा? दोनों से ही एक दूसरे को अगर साथ मिला तो वो जो मिलन होता है उस एक आह्लाददायक होता है, सुखकारक होता है और वो संतान भी अच्छा होता है। इसलिए वो अच्छा दोनों तरफ से अगर हो जाएगा तो ये, लेकिन आज हम वो देखते हैं। और वो टाइम भी ऐसा कभी-कभी होता था हस्बैंड, लेकिन वो अगर क्यों होता था? क्योंकि उनके पास कोई आइडियल नहीं था। मन में कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा एक आइडियल नहीं था। इसीलिए जो समाज में जो विकृति हो रही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जो पाया हूँ, जो मेरा जिस संतान में, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ और जो परिवार ने हमारे लिए सोचा, वो अच्छा सोच के। और कभी-कभी ऐसा मन में आता है कि ये पहले अभी ये
युग में हमारा अगर ये 60-70 साल बाद हमारा जन्म होता था, बहुत कुछ चॉइस होता था, ये देखने के थोड़ा मन में आता है। लेकिन जो स्टार्टिंग से हुआ, जो सोचा था, मेरे को लगता है ये सब ठाकुर जी का ही कुछ इसमें पीछे सब कुछ रहेगा। मेरा शिक्षण ज़्यादा नहीं हुआ, उनका मत भी लग रहा है, लेकिन ये उनके रहता ही तो बाद में कभी-कभी मन में विचार आता है, अरे हमें ज़्यादा पढ़ लिखता था, उनको मैं भी ज़्यादा कुछ पढ़ी लिखी होती तो वो तो बहुत टैलेंट थी, लेकिन उनका उसका तो थोड़ा दुःख है उनको। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये जो मिलन रहेगा ये ठाकुर जी के बाद में कुछ सालों के बाद बच्चे हो गए, उसके बाद ठाकुर जी का दीक्षा हुआ और दीक्षा के माध्यम से जो पता चला कि शिक्षा, दीक्षा और विवाह के बारे में जितना ठाकुर जी ने बोले हैं, तो वो कितना महत्वपूर्ण है, ये आज मालूम होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसके पीछे आज क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये जो मीडिया और इसके कारण, इसीलिए ठाकुर जी का जो प्रयास था कि हर घर घर में जाके सबके नाम डालना है और वो सबको ये करना है कि ऐसा शादी होना चाहिए, ऐसा करे, तो ये प्रॉब्लम नहीं। आज हम देख रहे हैं कि वो टाइम सुने नहीं हम सब लोग, तो इसीलिए आज जो हम शादी कैसे कर रहे हैं, बच्चा पसंद करता है वो बच्चा सा, और सब ये प्री वेडिंग में तो क्या है, जब हम कभी कभी शादी में जाते प्री वेडिंग के सब सामने स्क्रीन पे लगाते हैं और शादी होता है। और शादी को इतना महत्व बने शादी का, तो इसीलिए जो आज तो हम देख रहे हैं संतान भी कैसा हो रहा है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट विषय जितना बोलेंगे, लेकिन एक ही कहूँगा कि लेडीज के अगर कुछ खुद का अगर मानसिकता अगर नहीं तो कोई भी पुरुष हो उसने जबरदस्ती नहीं करा, उसके पीछे फिर झगड़ा है, बाद में संतान भी ठीक ना होता है। लेकिन पहले जमाने में देखो ना, 10-10 12-12 लड़के लोग होते थे, लड़का लड़की, वो कैसे होते, लेकिन वो सब सदरूप इन द हाइट बीट। मुझे आज हम हाइट भी कम देखते हैं, वो टाइम मैं देख रहा था मेरे टाइम में इतना सुदृढ़ बच्चे लोग रहते, हाइट 6 फुट से ज़्यादा, तंदुरुस्त, खान पीना अच्छा था, और जो एक आपुल की घरोबा था सब में, एक दूसरे को मिलने का, और ज़्यादा करके ये जो समाज व्यवस्था था बहुत सुंदर था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत दुख होता है, कोई बच्चे लोग सुनते नहीं, माँ पिताजी को सुनते नहीं, और इसी कारण मेन चीज़ जो है, कोई ना कोई आदर्श अगर हमारे जीवन में रहेगा, तो ये कंट्रोल जो बोल रहे हैं हम, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कंट्रोल रहना चाहिए, तो ये वो सब कुछ ठीक होगा, जितना समझ में आया। जैसे ठाकुर बोले उसी तरह हमको चलना है, जैसे हमारे डॉक्टर बोले कि हर घर घर में जाके इसके बारे में वो डिटेल में अभ्यास हो जाएगा, तो आगे का पीढ़ी का जो समाज का रास्ता अच्छा होगा। इतना ही विवेकदा, जितना समझ में आया मैं बोला, पता नहीं क्या बोला, लेकिन आपके सामने मेरा कुछ छोटा सा मेरे मन में आया विचार आपके सामने रखा। सभी का मैं मंगलमय प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे। बहुत सुंदर दादा, आपने भी जो जो विवाह का जो है आपने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, खुद के एग्जाम्पल से चालू किया, और जो है कैसा होना चाहिए पति पत्नी का बिहेवियर, वो सब आपने बातें किया, बहुत सुंदर। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं दो नए गुरु माँ, ममता देवी माँ और प्रियंका कुमारी माँ। जय गुरु माँ, आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। जय गुरु। अभी मैं कुछ टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट में श्रद्धेय शशिकांत दास अनुरोध करता हूँ कि दादा कंक्लूजन करें। विजय दा, आप बोलिए ना। मैं तो कल आपको बोला था इसके टॉपिक में थोड़ा सीनियर दादा लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जय गुरु दादा। वही आज का जो विषय वस्तु है, और आज से बहुत को रिलेट करता है, वो आज के जीवन में जो है आप देख रहे होंगे कि जो जनरली आज भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं है, सब होता है। अभी जैसे लोनकर दा ने प्री वेडिंग की बात किया है ना, जब शादी फिक्स होता है, पहले तो शादी जो करते हैं हम लोग, पहले उस टाइम में मैरिज का उद्देश्य ही हम स्टार्टिंग में ही फेल हो जाता है।
जो हस्बैंड वाइफ का जो सिलेक्शन होता है, आजकल जो मैट्रिमोनियल से जनरली सिलेक्शन होता है, और दुखद बात वहां पर वहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली। हम क्या देखते हैं कि लड़का लड़की जो कितना प्रॉपर्टी है उसका, कितना सुंदर है, लड़का लड़की सब जो है सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं, और जो पैकेज कितना, यही मेन बातें शादी के पहले देखते हैं लोग। और क्या देखना चाहिए, जो पुराने जमाने में अभी लोनकारदार ने जो बात की आपने, जो मैरिज के बारे में, क्या देखना चाहिए, कैसा संस्कार है, कैसा, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो कम से कम जो 3 पुष्ट तो देखना ही चाहिए। 3 पुष्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई जो है गलत तो नहीं है, तो वो सब जो पहले तो विवाह को सुदृढ़ करना है, विवाह को सुदृढ़ करना है। इसके बाद फिर जो है जब विवाह सुदृढ़ होगा तो फिर आगे का जो लाइफ है, सुसंतान, जो ठाकुर जी का मेन एम है सुसंतान। ये जो बोलते हैं ना कि जो दीक्षा लेने से जो ठाकुर जी बोले हैं कि जन्मगत प्रवृत्ति जो है जल्दी जाती नहीं है, जन्मगत प्रवृत्ति, तो जन्म कैसे अच्छा हो, सुसंतान। और सुसंतान के लिए फिर क्या, ठाकुर जी आज जो का जो टॉपिक है, इससे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है उसमें यही दिखता है कि जो सेक्सुअल लाइफ कैसा। और मैंने ऑलरेडी उदाहरण दिया जानवर लोग का, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जानवर लोग का मेटिंग कैसे होता है, जो है मेल भागता नहीं है कभी फीमेल के प्रति, फीमेल ही भागती है मेल के प्रति, तभी मेटिंग होता है। यहाँ पर आजकल जो है उल्टा ही हो रहा है सब, है ना। हम लोग देखते नहीं कि जो फीमेल क्या क्या बायोलॉजिकल स्थिति है, वो मेंटली रेडी है कि नहीं, वो सब देखना के बाद ही जो है हमें आगे बढ़ना है। और जो है हमको, अगर हम ठाकुर को पकड़ के चलते हैं, इष्ट को पकड़ के चलते हैं, तो ये सब भाव जब ठाकुर का जो भी हम अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, ये सब अपने आप निहित होगा। और इसके बाद जो हस्बैंड वाइफ दोनों हम लेके चलते हैं ठाकुर को, तो फिर ये सब चीजें सुगम हो जाती है हमारे लिए। और आज जो देख रहे, आज का जो परिस्थिति है, आप देखेंगे कि कोर्ट में आप किसी लॉयर से बात कर लीजिए एक बार, किसी भी लॉयर से, एक छोटा भी लॉयर होगा ना, तो बता देगा कि क्या स्थिति है, तलाक की स्थिति, कितने कोर्ट केसेस, तलाक मतलब बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के। ये सब क्यों हो रहा है, उसमें सब कुछ निहित है। हस्बैंड वाइफ का जो लाइफ जो है किस तरह से है, उनका जो सेक्सुअल लाइफ है कैसा है, वो सब मायने रखता है। यहाँ पर जो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, अगर हम ज्यादा ही कुछ करते हैं तो यहाँ पर जो है उससे क्या होता है, उससे जो है संबंध में जो और ज्यादा प्रॉब्लम, यदि कोई दंपति केवल शारीरिक इच्छा के कारण बार बार संबंध बनाते हैं और जीवन में कोई जिम्मेदारी या उच्च लक्ष्य नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, संबंध में असंतोष पैदा होता है, स्वास्थ्य समस्या पैदा होता है। अभी जो हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, घर घर में जो है प्रॉब्लम है, मेडिकली प्रॉब्लम है, हम कुछ भी है, उसका बहुत सारा कारण होता है, ऐसा नहीं है। मेडिकल प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम फिर नहीं होता है। मेडिकल प्रॉब्लम ये सभी जो सेक्सुअल लाइफ भी एक मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्वास्थ्य समस्या परिवार, वो जो मेंटली पारिवारिक तनाव पैदा देखने को मिलता है। और जैसे यदि होता है, यदि, और यहाँ ठाकुर जी बोल रहे हैं, यदि पति पत्नी प्रेम सम्मान और जिम्मेदारी के साथ जीवन जीते हैं तो वही संबंध आनंददायक भी होता है और स्वस्थ संतति भी जन्म देता है। जब तक घर में आपस में प्रेम न हो, सम्मान नहीं एक दूसरे का प्रति, तो फिर बच्चे तो अच्छे हो ही नहीं सकते। जब एक दूसरे को हम लोग सम्मान नहीं देते हैं, अगर हम पत्नी को एक वस्तु समझते हैं, है ना, उपभोग की वस्तु जो जनरली लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, उपभोग के ऊपर की बात सोचना है। यहाँ पे ये बातें हैं, सेल्फ कंट्रोल की ठाकुर जी बात किए हैं, सेल्फ कंट्रोल के बिना उपभोग भी संभव नहीं है। दादा मोनिश दा हैंड रेज किए।
हाँ, मनीष, जय गुरु मनीष दा, आप तो कुछ रखना चाहेंगे, रख सकते हैं। जय गुरु। मेरे पास कितना समय है? जय गुरु, मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है दादा। कितना 4 समय मिनट मेरे बाकी, पास है? 4। ओके। मैं कोशिश करता हूँ इतनी ही समय में मैं शेष करूं। आज बहुत सारी समस्या, अभी हमारे जो पूर्व वक्ता है उन्होंने क्या समस्या आज के समय में हो रही है तो वो सब तो बताया, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक ठाकुर जी की बाणी है नारी नीति में, काम प्रवृत्ति में स्वामी स्त्री। सिर्फ काम प्रवृत्ति कभी किसी को भी प्रकृत स्वामी या स्त्री बना नहीं सकती, कभी संभव भी नहीं हुआ। एकदम स्पष्ट रूप से जो शादी का जो पर्पस है, ठाकुर जी ने बोला है उन्नयन और सुप्रजनन। तो सुप्रजनन एक पार्ट है उसका, शादी ब्याह जो होता है उसका एक जो भाग है वो है सुप्रजनन। और उसी के लिए ये जो काम प्रवृत्ति है ये मूल स्वभाव है हमारा, मतलब जो इंस्टिंक्ट बोला जाता है, तो इंस्टिंक्ट का ये पार्ट है। और ये काम से ही बाकी सारी जो क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसकी उत्पत्ति जो है वो काम से ही है, जो मैं सुना हूं या पढ़ा हूं। तो उसी का सारा फैसेट्स है। तो काम जो है इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा इंस्टिंक्ट है, ये तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अनियंत्रित ना हो। अभी मैं आता हूं ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है जो हम लोग आलोचना प्रसंग में पढ़ रहे थे। तो ठाकुर जी ने उदाहरण दिया है मनुष्य रूप में आकर के कि मनुष्य क्या हो सकता है, क्या बन सकता है। ये उदाहरण अपने जीवन के माध्यम से ठाकुर जी ने रखा है। मतलब मनुष्य के जीवन में आकर के उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया कि क्या हो सकता है, तो मनुष्य क्या पा सकता है, मनुष्य क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है। ये सारा उन्होंने उदाहरण अपने जीवन के माध्यम से ही दिया। और ठाकुर जी के जीवन का जो एक बात है, यही बात जो है, जो सेक्सुअल लाइफ की जो बात जब चर्चा हुई, तो ठाकुर जी, मतलब जो हम लोग अनियंत्रित काम प्रवृत्ति की जो बात करते हैं, तो ठाकुर जी को जब पूछा गया तो ठाकुर जी ने बड़ी माँ को उसमें इन्वॉल्व किया और पूछा कि मैं कितनी बार आपके पास आया। तो उसका जवाब ये आया कि कितने बच्चे हैं। तो ठाकुर जी के जितने बच्चे हैं सिर्फ उतनी बार ही, और वो भी मतलब क्या बोल सकते हैं, इच्छा पर, मतलब माँ की इच्छा पर ठाकुर जी उतनी ही बार उनका संभोग हुआ है जितने बच्चे हैं। मतलब आप देखिए कि ये कितना नियंत्रित है उनका जीवन। तो हमारा भी उन्होंने हमारे सामने ये एक तरफ से एक एग्जाम्पल है कि हमें कैसा होना चाहिए, कैसा नियंत्रण होना चाहिए। और ये अनियंत्रित जो यौन संबंध है उसकी वजह से बहुत सारी समस्या का उद्भव है। और उसका समाधान कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो नियंत्रण ठाकुर जी बोले, और वो उन्होंने खुद अपने जीवन के माध्यम से दिया है। तो यही बोल करके मैं शेष करता हूँ, 8 बज भी गया। और एक बात और बहुत सुंदर मैं बोलना चाहता था। जब गोविंद लोणकरदा जब बात कर रहे थे, और इसके पहले भी मैं सुना हूँ, वो हमेशा जब अपनी पत्नी की बात करते हैं तो लोणकर माँ बोलते हैं। अपनी ही पत्नी को माँ इस तरह से बोलना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने पत्नी को हम किस तरह से देखते हैं या स्त्री को हम किस तरह से देखते हैं, उसका यह ज्वलंत उदाहरण है। हमेशा अपने पत्नी की जब बात करते हैं
तो लोणकर माँ करके संबोधन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने जो है नारी नीति की बानी से जो है इस आज के जो विषय वस्तु को कोरिलेट किया है ठाकुर जी का, और बहुत सुंदर आज का जो आलोचना जो है सभी दादा माँ जो है डॉक्टर अनिल दा, लोनकर दा और लास्ट में जो है मनीष कलमकर दा जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं, उन्होंने बसोसी को स्पष्ट किया। अजतना कर मैं आज के आलोचना प्रसंग की समाप्ति करता हूँ और सभी दादा माँ से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो खोल करके जो एक दूसरे को जो है जय गुरु बोले।